नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विषय अंतर्गत पाठ 4 कानून की समझ पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसमें हम लोग यह जानेंगे कि कानून क्या है, कानून बनाने की आवश्यकता क्या है, कानून कैसे बनता है, लोकप्रिय एवं विवादास्पद कानून क्या है, विवादास्पद कानून कैसे हटाया जा सकता है। इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कानून के बारे में, कानून किसे कहते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, आप लोग बहुत सारे कानून के बारे में जानते होंगे, बहुत सारे कानून के बारे में सुने होंगे। जैसे वोट देने का उम्र क्या है, आप लोग जानते होइएगा कि चुनाव में वोट डाला जाता है और वोट डालने के लिए उम्र सीमा क्या है। तो वोट डालने के लिए उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। उसी प्रकार आप लोग जानते होइएगा कि शादी के लिए उम्र क्या है, लड़कियों की शादी किस उम्र में की जाती है, लड़कों की शादी किस उम्र में की जाती है। तो ये सारे चीज़ के बारे में आप लोग जानते होइएगा। लेकिन कुछ कानूनों के बारे में आपकी जानकारी सीमित होगी, जबकि आपके घर के बड़े लोग, जैसे आपके अभिभावक हो गए, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, वो लोग उसके बारे में जानते होंगे। जैसे संपत्ति खरीदने बेचने के नियम, विभिन्न प्रकार के झगड़ों से निपटने के लिए कानून आदि। तो इसके बारे में आप लोग, अब हम लोग देखते हैं कि कानून है क्या। तो कानून कहते हैं किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें कानून कहा जाता है। किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कानून कहा जाता है। इन नियमों कानून के बिना हम किसी व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कानून क्या है? कानून किसी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। इन नियमों कानून के बिना जो है सो हम व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अब कानून की आवश्यकता क्यों है, क्या है, कानून किस लिए जरूरी है? तो अगर हम कानून की आवश्यकता को देखें तो समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, यानी कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। नियम कानून के बिना हम व्यवस्थित समाज को नहीं चला सकते हैं, व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसको चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। अब कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? आप लोग सुने होइएगा ये कानून का शासन है। तो कानून के शासन से तात्पर्य होता है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। यानी कि जो भी कानून हमारा देश में बना है, यानी कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जो भी कानून है वह सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यानी कि हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो आप समझ गए कानून किसको कहते हैं। तो कानून किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कानून कहा जाता है। कानून की आवश्यकता समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कानून जरूरत की आवश्यकता होती है। नियम कानून के बिना जो है सो हम समाज को नहीं चला सकते हैं। और कानून के शासन से तात्पर्य है कि सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू होता है। कानून के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं होता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि सरकार की नज़र में, शासन की नज़र में जो है सभी व्यक्ति क्या है? सभी व्यक्ति समान है। अब हम लोग पढ़ेंगे कानून के प्रकार, यानी कि कानून। तो कानून के प्रकार को देखें तो कानून के प्रकार को मुख्यतः हम दो भागों में सर्वप्रथम बांट सकते हैं। उसको कहते हैं संवैधानिक कानून और सामान्य कानून।
कानून को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। तो संविधान में उल्लेखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून किसे कहते हैं? तो संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहा जाता है? संवैधानिक कानून कहा जाता है। संविधान में उल्लेखित नियमों को क्या कहते हैं? संवैधानिक कानून कहते हैं। और सामान्य कानून कहते हैं संवैधानिक नियमों के अनुरूप बनाए गए या संवैधानिक नियम जो है उसके आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं उस कानून को क्या कहते हैं? सामान्य कानून कहते हैं। जैसे उत्तराधिकार कानून हो गया, वैवाहिक कानून हो गया आदि क्या हो गए? सामान्य कानून हो गए। अब हम लोग सामान्य कानून को दो भागों में बांटते हैं। सर्वप्रथम कानून को दो भाग में बांटते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। अब सामान्य कानून को दो भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत कानून और सार्वजनिक कानून। जैसे आप लोग अपने गांव मोहल्ला आदि में देखते होइएगा, शादी में जाते होइएगा तो विभिन्न धर्मों की शादी की परंपरा रीतियां अलग अलग है। जैसे हिंदुओं में शादी अग्नि के फेरे लेकर संपन्न होता है, मुस्लिमों में शादी मौलवी के समक्ष एक दूसरे से अपनाने की स्वीकारोक्ति से होती है, ईसाइयों में चर्च में पादरी के द्वारा कराया जाता है। तो विभिन्न धर्मों में शादी के लिए अलग अलग नियम है। तो जो कानून किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है यानी कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत से संबंधित होता है उस तरह के कानून को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कानून कहते हैं। तो व्यक्तिगत कानून का तात्पर्य हुआ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानून को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कानून कहते हैं। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानून को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कानून कहते हैं। और दूसरा है सार्वजनिक कानून। तो सार्वजनिक कानून राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को नियंत्रित करता है। सार्वजनिक कानून जो है सो राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को नियंत्रित करता है। यह आम जनता और राज्यों को प्रभावित करता है। यह आम जनता और राज्यों को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गया, सहकारिता कानून हो गया, दंड विधान हो गया आदि क्या है? सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। अब सार्वजनिक कानून को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है दीवानी कानून और दूसरा है फौजदारी कानून। समझ गए? सार्वजनिक कानून को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक दीवानी कानून हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फौजदारी कानून। दीवानी कानून और फौजदारी कानून। तो दीवानी कानून में मुख्य रूप से जमीन जायदाद विवाह आदि से संबंधित कानून होते हैं। जमीन जायदाद विवाह आदि से संबंधित होते हैं। फौजदारी कानून में लड़ाई झगड़ा हत्या चोरी डकैती आदि से जो कानून होते हैं वह क्या होता है? फौजदारी कानून होता है। तब समझ गए कानून मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। संवैधानिक कानून होता है संविधान में उल्लेखित नियमों को संवैधानिक कानून कहते हैं। सामान्य कानून कहते हैं संवैधानिक नियमों पर के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं उसको सामान्य कानून कहते हैं। व्यक्तिगत कानून होता है व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाला और सार्वजनिक कानून होता है जो राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध को नियंत्रित करता है। और सार्वजनिक कानून को भी दो भागों में बांटते हैं, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून के अंतर्गत जमीन जायदाद विवाह आदि से संबंधित होते हैं और फौजदारी कानून में लड़ाई झगड़ा हत्या चोरी डकैती आदि होते हैं। यह दोनों ये कानून के प्रकार हो गए। अब हम लोग देखते हैं कानून जो है सो कैसे बनता है, कानून का निर्माण जो है सो किस प्रकार से किया जाता है। तो कानून के निर्माण में जो है संसद की अहम भूमिका होती है, यानी कि हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से जनता का होता है, लेकिन यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। तो इसका निर्माण में हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद होते हैं, जिसको हम लोग भेजते हैं चुन के, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो कानून जो बनता है आमतौर पर जो है सो समाज के विभिन्न समूह
किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून बनाने के लिए आवाज़ उठती है, और जनता के इन मुद्दों जब उठाता है तो वह टीवी एवं समाज के विभिन्न वर्गों में चर्चा का विषय बनता है, और उसके बाद वह संसदों के द्वारा उठाया जाता है, और वहाँ से कानून बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम लोग देखते हैं कानून किस प्रकार से बनने की प्रक्रिया क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है सो जनता का मुद्दा समाज में चर्चा का एवं बहस का विषय बनता है, यानी कि जनता किसी मुद्दा को उठाती है, समाज में उस पर चर्चा एवं बहस होती है, टीवी पर होता है। उसके बाद जो है सो विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा समाज में उठाया जाता है, विभिन्न संगठनों के द्वारा उस पर बहस होता है। तो धीरे धीरे वह जो है फिर सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना पड़ता है। सदन में चर्चा या बहस होती है। सदन में जैसे चर्चा और बहस होती है। सदन आपका दो लोकसभा और विधानसभा है। तो लोकसभा या विधानसभा में लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पर जो है सो जैसे किसी भी विधेयक को सदन में चर्चा के लिए उठाया गया तो वह जो है सो चर्चा के पश्चात विधेयक जो है सो पारित होता है या विधेयक रद्द हो जाता है। पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लिया कि सदन में लोकसभा से कोई विधेयक पारित हो गया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, या राज्यसभा से कोई विधेयक पारित हो गया तो उसको लोकसभा में बहस के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में चर्चा एवं बहस में पारित अथवा उसमें कुछ संशोधन होता है। जब वह जो है सो पारित हो जाता है, यानी कि दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और सहमति के बाद कानून बन जाता है। तो आप इसको समझ गए होइएगा। सर्वप्रथम जो है सो जनता का मुद्दा समाज में चर्चा एवं बहस होता है। उसके बाद सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता है। सदन में जो है सो चर्चा या बहस होता है, जिसमें या तो विधेयक पारित हो गया या विधेयक रद्द हो जाता है। पारित विधेयक को फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, यानी कि पहले एक सदन में भेजा जाता है। मान लिया लोकसभा में पारित हो गया तो वह राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में पारित हो गया तो उसे पुनः लोकसभा में भेजा जाता है। जब दोनों सदन से विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और सहमति के बाद क्या होता है, वह कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है सदन में बहस होता है। उसके बाद जो है सो कानून का राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह क्या होता है, कानून के रूप में पारित हो जाता है। अब यहाँ पर जो है सो संसद में शिक्षा अधिकार कानून पर बहस के बारे में दिया गया है, जो किस प्रकार से जो है सो सदन में बहस होता है, और बहस के पश्चात जो है सो किस प्रकार धीरे धीरे जो है सो वह कानून के रूप में बदल जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या कानून सब पर लागू होता है। तो हमारे देश का कानून जो है सो धर्म, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच आपस में कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, सरकारी हो या राजनेता हो, सब पर एक समान कानून लागू होता है। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति देश का राष्ट्रपति क्यों न हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। अर्थात कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है या कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए निश्चित सजा होती है, और सजा तय होने तक निश्चित प्रक्रिया होती है। जिससे व्यक्ति अपराध साबित हो जाता है, उसको कानून के अनुसार क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो हमारे देश में कानून का उल्लंघन करने के लिए या अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय होता है। न्यायालय ही सजा निर्धारित करता है। आगे के चैप्टर में हम लोग न्यायपालिका के संबंध में पढ़ेंगे। यदि आप अब है और लोकप्रिय कानून, यानी कि बहुत सारे कानून इस तरह से होते हैं जो कानून तो पारित हो जाते हैं लेकिन उस पर जो है सो जनता के हितों के अनुरूप नहीं होता, यानी कि जनता उसको पसंद नहीं करती है, जिसके कारण उसका विरोध होता है, और वह जो है या तो उसमें फिर से संशोधन होता है या उसमें सुधार किया जाता है या उसको समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सो कुछ अप्रिय
पहले की अप्रिय कानून के बारे में बताया गया। जैसे बिहार प्रेस बिल 1982 एवं अन्य घटनाओं के बारे में लिखा गया। जैसे बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। इस कानून में ऐसी बातें लिखी गई थी जिसका सहारा लेकर राज्य सरकार की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति, अखबार या पत्रिका से जुड़े सभी लोगों को दंडित किया जा सकता था। सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था कि अमुक ने अपने विचारों को लापरवाही से व्यक्त किया, जिससे लोगों के हितों की हानि पहुंचती है। इस कानून से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार पर किसी भी तरह की रोक लगाई जा सकती थी। इस कानून को लोगों ने लिखकर धरना प्रदर्शन और अन्य माध्यमों से जमकर विरोध किया। 3 दिसंबर 1982 के इसके विरोध में अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ द्वारा सहयोगी संगठनों द्वारा देश भर में हड़ताल की गई। कई संगठनों ने विचार उच्च न्यायालय में इस कानून पर रोक लगाने के लिए अपील दायर की। अंत में उच्च न्यायालय और जनता के दबाव में बिहार सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा। तो बिहार प्रेस विधेयक पहले और बाद में कई ऐसे कानून बने जिनको लोगों ने पुरजोर विरोध किया और जिसके पश्चात जो है सो सरकार को उस विधेयक को वापस लेना पड़ा, या कोई कानून ऐसा बन गया है जो जनता या समाज में विरोध होता है तो जनता या समाज जो है सो कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट के द्वारा भी उस कानून पर रोक लगाया जा सकता है। तो उत्तर पूर्व उसी प्रकार है। उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में सशस्त्र सेना अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम सेना का वह अधिकार देता है कि सेना बिना किसी आदेश के कभी भी लोगों के घरों की तलाशी ले सकती है और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। वहाँ के लोग इस अधिनियम का पिछले कई सालों से विरोध कर रहे हैं। सन 1974 से 1976 तक लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान भी प्रेस और बोलने की आज़ादी पर सख्त रोक लगाई गई थी। इसका उदाहरण देते हुए चंडीगढ़ के एक प्राध्यापक बताते हैं कि जब लोग पढ़ाते थे तो पुलिस वाले यह देखते थे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। कारण पूछे जाने पर पुलिस ने बताया कि हमें देखना है कि आप पढ़ाने के दौरान सरकार विरोधी बातें तो बच्चे को नहीं बता रहे हैं। आपातकाल में भी हमारे देश के लोगों को पुरजोर विरोध किया गया था। तो आपातकाल के विरोध में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने पूरे भारत में जन क्रांति आरंभ की थी। यह जन क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि आपातकाल के दौरान जो है पूरे देश में जन क्रांति हुआ था जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध आरंभ किया कि सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतर आए। इस क्रांति का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन था। तो अलोकप्रिय कानून जो है उसका हम लोग विरोध भी कर सकते हैं, जनता विरोध भी कर सकती है। जनता के विरोध के पश्चात जो है वह कानून सरकार के द्वारा वापस भी लिया जाता है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि कानून क्या है, कानून क्यों जरूरी है, कानून का निर्माण क्यों किया जाता है, कानून किस ढंग से बनता है, कानून जो है बनाने की क्या प्रक्रिया है। जैसे देश स्तर पर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा पारित होने पर कानून बन जाता है। राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर में विधानसभा होते हैं, वहाँ के द्वारा भी कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाने की विभिन्न प्रक्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अगले दिन हम लोग इस पाठ के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उस प्रश्न उत्तर को करेंगे और इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर को कराएंगे। धन्यवाद।